Hello friends, welcome back to our channel Target MPPSC No Makkari. I hope you all are well. आप सभी अच्छे से हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है। हमने MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है। इसमें 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें पेपर 3 का पार्ट बी है। ये चैनल का पार्ट 17 है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विकसित देशों में बेरोजगारी के प्रत्यय को समझाइए। अब पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी क्या होता है? जब कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक हो, कार्य करने वाले लोग अधिक हों और काम करने के लिए तैयार होने के बावजूद भी उन्हें प्रचलित मजदूरी यानी कि प्रचलित पैसे पर काम करने नहीं मिले तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। यानी लोगों का ऐसा समूह जो समर्थ भी है और रोजगार चाहता भी है पर भी उसे रोजगार नहीं मिलता तो वह बेरोजगारी है। 2019 में भारत में बेरोजगारी दर 7% बताई गई थी और अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार 20 से 25% बेरोजगारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है, जैसे संरचनात्मक, मतलब अर्थव्यवस्था में जब बदलाव हो जाए। अल्प बेरोजगारी होती है, कम समय या कम घंटे के लिए हमें काम मिल रहा है तो वो अल्प बेरोजगारी होती है। पूर्ण बेरोजगारी होती है, पूर्ण बेरोजगारी में बिल्कुल भी रोजगार कोई है ही नहीं, वह घर पे बैठा हुआ, उसके पास कोई काम नहीं है, पूर्ण बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी होती है। मौसमी बेरोजगारी में वर्ष के कुछ महीने काम नहीं मिलता है। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी में भी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो वह चक्रीय बेरोजगारी होती है। प्रश्न है हमारा, विकसित देशों में बेरोजगारी के प्रत्यय को समझाइए। तो विकसित देशों में जो बेरोजगारी का कारण होता है वो प्रमुख कारण होता है पहला चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी मतलब इस प्रकार की, जैसे अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव आए, अर्थव्यवस्था में अच्छी ग्रोथ हो रही है फिर अचानक से ग्रोथ घट गई, तो ऐसा। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है, जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तब क्या होता है, उत्पादन भी कम हो जाता है और कम लोगों को ही रोजगार मिल पाता है, तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो विकसित देशों में बेरोजगारी का पहला कारण चक्रीय बेरोजगारी हो गया। और दूसरा घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति एक रोजगार में काम कर रहा है फिर उसे वो छोड़ के दूसरे रोजगार की तरफ आकर्षित होता है तो वो अपना रोजगार छोड़ के दूसरे रोजगार की तरफ जा रहा है। तो पहले रोजगार और दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच का जो समय अंतराल है वह घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाता है। जब वह एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि क्या कहलाती है, घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाती है। तो विकसित देशों में बेरोजगारी के दो कारण हो गए, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षण जनित बेरोजगारी। आगे हम डाल देंगे NSSO की रिपोर्ट अनुसार भारत में 2019 में बेरोजगारी दर 7% थी। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन कौन से गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन हैं। तो पहले तो ये कि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन मतलब वे संसाधन जो हमें मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, जिनके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। जैसे मान लीजिए क्या, उसमें लकड़ी हो गया, कृषि का अपशिष्ट हो गया, जो हम कृषि करते हैं तो उससे जो अपशिष्ट बचता है कृषि अपशिष्ट, गाय का गोबर हो गया, लकड़ी हो गई, आग हो गई, जानवरों का जब हम उपयोग कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो कर लिया, और बाकी किसी चीज़ में अगर जानवरों का उपयोग हो रहा है तो वह भी, ये अपना किस में आता है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन में आता है। वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन में जब हमें कुछ कीमत पर ही वे उपलब्ध होते हैं, कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं तब जाके वो उपलब्ध होते हैं। कैसे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बिजली हो गई, तो ये सब क्या हो जाएंगे, वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन हो जाएंगे।
तो ये हो गया अपना गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन और वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन। तो भारत में कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जो हमें मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, उदाहरण में आग, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गाय का गोबर, जानवरों का उपयोग, ये सभी हमें भारत में ही उपलब्ध गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के संसाधन हैं। इसके बाद भारत में 75% पॉपुलेशन है जो ग्रामीण जनसंख्या है, अपनी ग्रामीण गाँव में निवास करती है, जो टोटल एनर्जी का 40% कंजम्प करती है। उस पर भी जो ग्रामीण जनसंख्या अपना ऊर्जा का उपयोग करती है, उसका 78% उपयोग वो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन से करती है। तो ये अपना मेन पॉइंट हो जाएगा, ये जरूर डालना है अपन को। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होने वाली ऊर्जा का 78% उपभोग गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधनों द्वारा ही किया जाता है। जानवरों द्वारा कैसे होगा, तो जानवरों द्वारा कृषि क्षेत्र में भी होता है और परिवहन क्षेत्र में भी होता है। तो ये जानवरों द्वारा उपयोग मतलब जानवरों को ऊर्जा संसाधन में डालने का ये वो था। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पकालीन सहकारी उधार प्रदान करने में कौन कौन से अभिकरण शामिल हैं। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट को बोलते हैं अल्पकालीन सहकारी ऋण संरचना। तो अल्पकालीन सहकारी उधार में कौन कौन प्रदान करता है, तो भारत में क्या है, सहकारी साख संस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी में हो जाएंगे गांव, कस्बे, जो गांव और कस्बे में होते हैं। मध्य में केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक में कौन से हो जाएंगे, जो जिलों में होते हैं। फिर शीर्ष पर है राज्य सहकारी बैंक, जो राज्य की राजधानियों में होते हैं, वो राज्य सहकारी बैंक। अच्छा, अब आरबीआई क्या है, वो कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण देने के लिए क्रेडिट की सामान्य लाइनों के रूप में नाबार्ड के माध्यम से वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड बैंक है, वह हमें कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार पूरी प्रणाली देश के बैंकिंग ढांचे के साथ ही एकीकृत है। जो हमारी अल्पकालीन सहकारी उधार प्रदान करने की भी है, ये सारी बैंकिंग ढांचे के अंतर्गत ही आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह वित्त क्षेत्र में ही कार्यरत कौन कौन से अभिकरण हैं। गृह वित्त क्षेत्र में अधिकरण हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में जो है अपने, उनके बारे में बताना है अपन को। इसमें कौन कौन से हैं, DHFL है अपना, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, GRUH फाइनेंस लिमिटेड और ICICI, बजाज, टाटा, ये सभी अपने किस में है, गृह वित्त क्षेत्र में ही कार्यरत अभिकरण कहलाएंगे। 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये अपने गृह वित्त क्षेत्र में 18 से 20% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। गृह वित्त क्षेत्र मतलब अपना हाउस लोन से है। जैसे हमारे पास घर खरीदने के लिए रकम नहीं है तो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां लंबी अवधि के लिए कर्ज देते हैं, जैसे होम लोन, जिसे अपन उसी को होम लोन कहते हैं। इसमें घर खरीदने के लिए जो टोटल रकम है उसका 10 से 15% रकम अपन को अरेंज करना होता है, जो डाउन पेमेंट कहलाता है। और उसके बाद अपने बिजनेस की आमदनी या जॉब के आधार पर अपना घर खरीदने के लिए बैंक या यही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से होम लोन मिल जाता है अपन को। इससे 2 लाभ हो जाते हैं मेन, कि निवेश के लिहाज से संपत्ति खरीद सकते हैं अपन, और इनकम टैक्स में भी इससे बचत होती है हाउसिंग लोन से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार अपने बजट में सामाजिक क्षेत्र के किन मदों पर व्यय करती है। बजट क्या होता है, धन के आय और व्यय की सूची को बजट कहते हैं। हर एक वित्तीय वर्ष में, वार्षिक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, बजट का विवरण पेश किया जाता है। उसमें सरकार सामाजिक क्षेत्र के भी कुछ क्षेत्रों को उसमें व्यय करती है। कौन कौन से हो गए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास है, इन सब पर सरकार व्यय करती है। तो ये अपने सामाजिक क्षेत्र के मद हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट में सामाजिक क्षेत्र के निम्न मद पर व्यय किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण। 2020 में जो बजट पेश किया गया है वो अपना निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री, अभी उनके द्वारा पेश किया गया है। और कितने का है, 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट उन्होंने पेश किया है। इसमें लगभग शिक्षा में 93,848 करोड़, स्वास्थ्य में
63,538 करोड़, ग्रामीण विकास में 1,38,962 करोड़, सामाजिक कल्याण में 49,337 करोड़ के लगभग व्यय की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट के मुख्यतः 3 ही उद्देश्य होते हैं वैसे। जीडीपी ग्रोथ के लिए होता है, गरीबी और बेरोजगारी की दर में कमी करने के लिए, और आर्थिक असमानता को कम करना। सरकार की योजनाएं सभी इसी में आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। जितना भी व्यय होता है वो बजट में उसका लेखा जोखा लिखा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस की ओर। पहला है आपका बजट। बजट के बारे में ही आपको 3 मार्कर में आंसर राइट करना है। और दूसरा है जीडीपी। जीडीपी क्या है ये आपको बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेकर कि हमें इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।